Now this is poem number 6 from BA English semester 3rd, and the name of the poem is Ode on a Grecian Urn, written by John Keats. ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न पोएम के टाइटल से हमें क्लियर होता है कि ये पोएम एक ओड है जो कि एक ग्रेशियन अर्न, ग्रेशियन यानी यूनानी, और अर्न किसे कहते हैं हम, कलश को। यहाँ जो कलश है वो एक अस्थि कलश है, ठीक है। तो ये जो पोएम है ये एक ग्रेशियन यानी यूनानी कलश से संबंधित एक ओड के रूप में लिखी गई है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ओड किसे कहते हैं। ओड एक पोएम होती है जिसे लिरिकल फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें कई मीटर्स का या छंद का प्रयोग किया जाता है, मिश्रित छंद जिसे हम कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इस पोएम में किसी वस्तु की या किसी पर्सन की प्रेज़ की जाती है। जो ओड होते हैं वो किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की प्रेज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर पोएट जॉन कीट्स ने अर्न की, ग्रेशियन अर्न की प्रेज़ की है। और ये पोएम जिसे कि हम ओड के रूप में लिखते हैं, इनमें किसी वस्तु या व्यक्ति को एड्रेस करके लिखा जाता है, संबोधित करके लिखा जाता है। तो ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जॉन कीट्स का एक सुंदर सी पोएम है जिसे कि ओड की फॉर्म में लिखा गया है। जॉन कीट्स एक फेमस रोमांटिक पोएट है जिनकी डेथ यंग एज में ही हो गई थी। इन्होंने बहुत सारी नेचर पोएम्स लिखी हैं बिकॉज़ वो नेचर की बहुत तारीफ़ करते थे और उन्हें नेचर के बारे में लिखना बहुत अच्छा लगता था। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न भी एक ऐसी ही फेमस पोएम है और बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। ये पोएम एक यूनानी अर्न को देखने पर इंस्पायर होकर पोएट ने लिखी थी। इस पोएम में पोएट हमें बताता है कि जो मनुष्य का जीवन है वो कितना ज़्यादा अस्थाई है, कितना ज़्यादा टेम्परेरी है। इट मे बी एंड एट एनी पॉइंट, बट जो कला है, आर्ट है, प्रकृति की सुंदरता है, वो कैसी है, वो परमानेंट है और हमेशा रहने वाली है। कीट्स हमें बताता है कि ये जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम है, ये एक अस्थि कलश को रिप्रेजेंट करती है और इसके ऊपर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई हैं और इन्हीं तस्वीरों से वो ह्यूमन लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन? ये जो कलश है, ग्रेशियन अर्न है। इस पोएम में पोएट रियल लाइफ की परमानेंस की जो तुलना है वो अस्थि कलश पर बने हुए दृश्यों की परमानेंस से करता है। मतलब वो कहता है कि जो चित्र के अंदर बने हुए दृश्य हैं वो हमेशा एज इट इज़ रहने वाले हैं, बट जो ह्यूमन लाइफ के अंदर घटित हो रहा है वो एक समय के बाद ख़त्म हो जाने वाला है। इस तरह से वो प्रमाणित करता है कि जो कला है वो स्थायी रहने वाली है, जबकि जो ह्यूमन लाइफ है वो कभी ना कभी एंड हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस पोएम ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न को, जो कि 1822 में लिखी गई थी। और किसने लिखी थी? जॉन कीट्स ने। इन द फर्स्ट लाइन ही एड्रेसेस अ ग्रेशियन अर्न, ठीक है। कैसे एड्रेस? मतलब संबोधित करके ग्रेशियन अर्न को ही सीधा डायरेक्टली बोलता है। क्या कहता है? Thou still unravished bride of quietness, thou still unravished bride of quietness, तुम क्वाइटनेस की यानी खामोशी की, अनरेविस्ड का मतलब होता है बिना छुई हुई, मतलब जिसे अभी तक किसी ने टच नहीं किया है, दैट मीन्स पूरी तरह से पवित्र या प्योर। तुम अभी तक खामोशी की अनरेविस्ड ब्राइड हो, यानी कि प्योर दुल्हन हो। किसे कह रहा है? ये एक अस्थि कलश को कह रहा है। दैट मीन्स क्या है? यहाँ डायरेक्टली संबोधित कर दिया गया है एक अस्थि कलश को। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो पोएम है ये एक ओड है। इन नेक्स्ट लाइन ही सेज द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम फोस्टर यानी गोद लिए हुए, तुम साइलेंस के, खामोशी के, और स्लो टाइम और धीमे समय के गोद लिए हुए बच्चे की तरह से या बच्चे हो, ठीक है। सिल्वियन हिस्टोरियन,
तुम एक सिल्वियन इतिहासकार की तरह से हो। ठीक है, या सिल्वियन क्या होता है, जो प्रकृति से रिलेटेड है। तुम एक प्राकृतिक इतिहासकार की तरह से हो। हु कांस्ट दस एक्सप्रेस अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम। ठीक है, हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, जो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। किस चीज़ को अभिव्यक्त कर सकता है, उस सुंदर सी कहानी को अभिव्यक्त कर सकता है। और कैसे अभिव्यक्त कर सकता है, मोर स्वीटली देन आवर राइम, हमारी इस पोयम की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है। मतलब क्या है, इन 4 लाइंस में पोएट हमें कहता है कि तुम किस चीज़ को, और ग्रेशियन अर्न को कहता है कि जो ये ग्रेशियन अर्न है ये एक अस्थि कलश है और क्वाइटनेस की अनरेविस्ड ब्राइड की तरह से है, साइलेंस और स्लो टाइम के गोद लिए हुए बच्चे की तरह से है, एक प्राकृतिक इतिहासकार की तरह से है, एक ऐसा इतिहासकार जो इस कलश के ऊपर बनी हुई तस्वीरों को इतने अच्छे ढंग से अभिव्यक्त कर सकता है कि शायद हमारी जो पोइट्री है वो ऐसा नहीं कर सकती है। अब इसके बाद क्या कहता है पोएट, व्हाट लीफ फ्रिंज्ड लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई शेप। लीफ फ्रिंज्ड, लीफ यानी पत्तों से बनी हुई झालर, जो तुम्हारे ऊपर ये पत्ते बने हुए हैं, इस कलश के ऊपर क्या बना हुआ है, पत्ते बने हुए हैं। ये जो पत्ते हैं ये क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ऑफ डाइटिस और मॉर्टल्स। क्या ये जो पत्ते हैं, ये जो कला बनी हुई है इसके ऊपर, या क्या ये डाइटिस को प्रेजेंट करती है, यानी देवी देवताओं की कहानी बताती है, या मॉर्टल्स की, मॉर्टल्स यानी नश्वरों की। नश्वर कौन है, हम सब ह्यूमन बींग्स। ठीक है, या फिर ये ह्यूमन बींग्स है या दूसरे जीव हैं, वो सभी मॉर्टल्स हैं। या फिर ये देवी देवताओं की कहानी बताना चाहता है, या मॉर्टल्स की, और ऑफ बोथ, या दोनों की। इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी व्हाट मैन और गॉड आर दीज। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इस कलश के ऊपर जो जो तस्वीरें बनी हुई हैं वो पोएट हमारे सामने प्रेजेंट करता है कि क्या क्या इस पर बना हुआ है, और वो हमें दिखाता है। जैसे देखिए, ये कलश है, इस पर इस तरह के ये सीन्स दिखाए गए हैं, राइट। तो इन्हीं सीन्स को एक्सप्रेस करते हुए पोएट बोल रहा है। क्या कहता है पोएट, इन टेम्पे और द डेल्स ऑफ आर्केडी व्हाट मैन और गॉड आर दीज। इन टेम्पे, ये जो टेम्पे घाटी है या आर्केडी की घाटी है, व्हाट मैन और गॉड आर दीज, तो इसमें ये जो लोग हैं, क्या ये व्यक्ति है या देवी देवता हैं, कौन है ये। बट मेडन्स लॉथ, और इसके ऊपर ये जो मेडन्स बनी हुई हैं, मतलब सुंदर लड़कियां बनी हुई हैं, वो किसके प्रति, लॉथ यानी कि अपनी हेटर्ड को शो कर रही हैं, अनिच्छा को शो कर रही है। फिर से देखिए, इस कलश के ऊपर एक घाटी बनी हुई है, मतलब एक स्थान बना हुआ है जिसे डेल्स ऑफ आर्केडी कहा गया है, और उस पे कुछ लोग बने हुए हैं। तो पोएट पूछता है कि ये व्यक्ति या देवी देवता है, कौन है ये जो बने हुए हैं इस पर, और ये जो लड़कियां हैं ये किस चीज़ के प्रति अपनी अनिच्छा को शो कर रही हैं, ऐसा एक दृश्य बना हुआ है यहाँ पर। बट मैड परस्यूट, और ये क्या पागलपन जैसा पीछा करते हुए इनको दिखाया गया है। मतलब ये जो कलश है ना, ये एक मिस्ट्री की तरह से एक जो तस्वीर है, एक मिस्टीरियस तस्वीर को शो कर रहा है, और पोएट उसको एक्सप्रेस करना चाहता है। तो व्हाट मैड परस्यूट, ये पागलों की तरह का पीछा क्या है, और व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये किस तरह से जो स्ट्रगल किया जा रहा है बचने का, ये किस तरह का स्ट्रगल है, किस तरह का संघर्ष है ये। बट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, और ये जो बाजे बने हुए हैं ये क्या हैं। पाइप क्या होता है, बांसुरी, और टिम्ब्रल्स होता है नगाड़े। तो पोएट कहता है कि ये जो पाइप और बाजे हैं ये किस तरह के लिए हैं, वट वाइल्ड एक्सटेसी, और ये क्या किस तरह का उत्तेजना वाला दृश्य है। तो एक दृश्य को यहाँ पर क्रिएट किया गया है जो इस अस्थि कलश पर बना हुआ है, और पोएट उसी को वर्णित करते हुए एक्सप्रेस करता है।
अब नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। मेलोडीज़ यानी कि संगीत, जो संगीत हम सुन सकते हैं ऑब्वियसली वो स्वीट होता है, मीठा होता है, अच्छा लगता है, बट दोज अनहर्ड, लेकिन जो हम नहीं सुन सकते वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये कौन सा संगीत है जो हम नहीं सुन सकते? हमने अभी रीड किया फर्स्ट स्टेंजा के लास्ट में कि इस कलश के ऊपर कुछ बाजे बने हुए हैं, ठीक है, कुछ बांसुरी, नगाड़े, ढोल बने हुए हैं। तो वो जो दृश्य है वो क्रिएट करता है एक म्यूज़िक को। तो ये क्या कहता है कि जो अनहर्ड म्यूज़िक है वो उससे भी ज़्यादा सुंदर है। देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, इसीलिए वो सॉफ्ट बांसुरी तुम क्या करो, संगीत को उत्पन्न करती रहो, ठीक है। नेक्स्ट पोएट कहता है नॉट टू द सेंशुअल ईयर बट मोर एंडियर्ड पाइप टू द स्पिरिट दैट इज ऑफ नो टोन। ये जो संगीत है जो हमें सुनाई नहीं देता, ये बहुत अच्छा लगता है। किस चीज़ को? सेंशुअल ईयर्स को नहीं, हमारे बाहरी कानों को नहीं, क्योंकि वहाँ तो हमें ये सुनाई नहीं देता। बट मोर एंड डियर, लेकिन हमें और भी अच्छा लगता है ये हमारी आत्मा को जब हम इसको फील करते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्री। अब यहाँ पर एक और दृश्य है। कौन सा दृश्य है ये? फेयर यूथ बीनीथ द ट्री। एक पेड़ बना हुआ है और उसके नीचे युवा व्यक्ति बैठे हुए हैं। Thou canst not leave thy song। और क्या कहता है? तुम अपना सॉन्ग छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते हो। ये जो व्यक्ति है जो पेड़ के नीचे बैठा है, ये क्या कर रहा है? इस बांसुरी को बजा रहा है, जो हमने सेकंड स्टेंजा की सेकंड लाइन में रीड किया था। और पोएट कहता है जैसा कि ये सिर्फ एक तस्वीर है तो ये यहाँ से उठकर नहीं जा सकता। इस तरह से ये जो संगीत है वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस तरह से फिर से पोएट ने यहाँ पर कला की परमानेंस को दिखाया है। नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। और इसके अलावा जिन पेड़ों के नीचे ये बैठा है वो कभी भी बेयर नहीं होंगे, मतलब पत्तों से रहित नहीं होंगे, ठीक है। मतलब उन पर कभी भी पतझड़ ऋतु नहीं आएगी। रियल लाइफ में क्या होता है, जो पत्ते हैं, पेड़ हैं, उन पे पतझड़ ऋतु का प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन पोयम में जो अस्थि कलश है उस पर जो तस्वीर बनी हुई है वो तस्वीर तो एज इट इज़ रहने वाली है और वहाँ से जो पत्ते हैं वो कभी भी नहीं झड़ेंगे। इस तरह से फिर से पोएट कला की परमानेंस को दिखाता है। अब इसके बाद वो कहता है बोल्ड लवर नेवर नेवर कांस्ट दाउ किस, कि ओ साहसी लवर तुम कभी भी अपनी प्रेमिका को किस नहीं कर पाओगे। यानी कि यहाँ एक दृश्य बना हुआ है जहाँ पर लवर्स को शो किया गया है, बट ये कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है कि तस्वीर ऐसी ही बनाई गई है। द विनिंग नियर द गोल, लेकिन तुम इस टारगेट को प्राप्त करने के लगभग पास हो। मतलब जो लवर है वो अपनी बिलव्ड को किस करने वाला है लेकिन वो नहीं कर पाएगा बिकॉज ये एक तस्वीर है। ये डू नॉट ग्रीव, लेकिन तुम्हें दुख व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है। किसे कहता है पोएट? ये लवर को। शी कैन नॉट फेड, अब दुख करने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी जो बिलव्ड है वो कभी भी मुरझाएगी नहीं, कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। दाउ दाउ हैस्ट नॉट दाई ब्लिस फॉर एवर विल्ट दाउ लव। यद्यपि तुम्हें ये खुशी नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी जो तुम्हारा लव है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। एंड शी बी फेयर, और वो हमेशा सुंदर भी रहेगी। तो इस तरह से पोएट क्या कहता है कि ये जो लवर्स हैं ये कभी भी एक दूसरे को किस नहीं कर पाएंगे बट फिर भी हमेशा एक दूसरे के पास रहेंगे। सो इन्हें दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने अभी तक रीड किए ये 4 स्टेंजास पोएम के, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 4-5 या रिमेनिंग स्टेंजास को कंप्लीट कर लेंगे।